नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो। नमस्कार, BSTV का खास प्रोग्राम स्वयं सिद्धा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं स्वयं सिद्धा AIG श्रद्धा जोशी जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूं BSTV में आपका। तो सबसे पहले हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम आपकी जर्नी कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने सोचा कि आप पुलिस सर्विस में जाएंगी और किस तरीके से आपकी पूरी ये यात्रा रही? मेरा इसमें जो आने का सबसे पहला जो चरण था वो ये था कि मेरी जो मदर थी, वो जो मेरी मदर हैं वो पूर्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रही हैं और उनकी कुछ प्रोग्राम थे जिसमें कि एक फिशरीज़ डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर आए हुए थे। जब वो घर पे आए तो मैंने देखा कि एक्चुअली मैं बेसिकली रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और जब वो ऑफिसर आए तो हम लोग गांव में ही थे। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो गांव से ही हुई है। चंद्रावतीगंज एक गांव है सांवेर के पास, वहाँ से। तो जब वो आए तो गाड़ी में आए तो पापा प्राइमरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल वर्किंग थे, मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। मतलब कार तो छोड़ो, बाइक भी नहीं थी। तो उस समय किसी का कार से आना, घर पे आना, उनके साथ 2 लोग और रहना, तो एक वो कुल मिला के एक बहुत अट्रैक्टिंग पॉइंट रहता ही है। तो जब वो आए और जब वो गए तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी कौन थे, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया कि इस डिपार्टमेंट के थे। फिर नेक्स्ट टाइम उनका फिर से आना हुआ तो मुझे भी उत्सुकता रही। फिर मैंने सर से पूछा कि सर आप मतलब यहाँ हैं। तो चूँकि एक था कि उत्सुकतावश मैं पूछ गई, हालांकि मैं बहुत छोटी हुआ करती थी उस समय। तो सर ने बताया कि मैंने PSC फेस किया था और आप क्या करना चाहोगे PSC। तो मतलब अप्रॉक्स 8th या 9th में मैं रही होंगी और जब ऐसा आपके सामने कुछ आया कि जब आपको एक मोटिव मिला कि हाँ मुझे क्या करना है, तभी से एक माइंडसेट बना कि हाँ मुझे भी ऑफिसर रैंक में जाना है और मुझे कुछ करना है। तो मैं बस तभी से ही माइंड में एक सिविल सर्विसेज का एक आ चुका था और बस बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नन्ही श्रद्धा के मन में तभी बीज पड़ गया था कि अधिकारी बनना है और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया। फिर हुआ तो बस मेरी शुरुआत हुई, मैं तैयारी करने लगी सिविल सर्विसेज का। हालांकि बीच में बहुत सारे आपको बोलते हैं कि बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं। वो जो एक पॉइंट रहता है जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो मेरे साथ भी बहुत आए। तो मैंने उन दिनों बहुत कुछ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हुआ या अदर उसमें, क्योंकि अब चूँकि पापा का एक प्राइमरी स्कूल में टीचर होना और उसके बाद फिर आपके भाई बहन होना और फिर बैकग्राउंड ऐसा होना कि आप लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, तो उस समय मैंने भी बहुत सारे स्विचेस किए। लेकिन बोलते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी डिसाइडेड रहती है। तो फिर मैं इधर उधर जाने के बाद मैं सिविल सर्विसेज की ओर आ गई और लकीली मेरा इसमें फिर सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल मैम, लेकिन ये जो एग्ज़ाम होता है PSC की खासतौर पर हम बात कर रहे हैं तो लाखों जो विद्यार्थी होते हैं हर साल बैठते हैं और बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपना जीवन खपा देते हैं। काफ़ी कठिन ये एग्ज़ाम, किस्मत का खेल भी, हमें से जितनी मेहनत होती है उतना कहीं ना कहीं हम किस्मत का खेल भी मान सकते हैं। लेकिन पहले के दौर में और अब के दौर में मैम कितना अंतर आप देखती हैं इस पढ़ाई में? पढ़ाई में तो देखिए सिलेबस तो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, क्योंकि कोई भी अगर जैसे अब मैं कहीं जाती हूँ और ऐसे किसी भी प्रोग्राम को अगर मैं चेयर कर रही हूँ तो बहुत सारे बच्चे अट्रैक्शन वाइज भी मेरे पास आते हैं और यूनिफॉर्म का अट्रैक्शन तो अलग ही रहता है। मैं भी जब इसमें आ रही थी तो एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है वो भी था। तो जब आते हैं और ये पूछते हैं कि मैडम तैयारी का, तो चूँकि बहुत चेंज हो चुका है अब सिलेबस। अब पहले जैसे आपके सब्जेक्ट के मेन पेपर्स हुआ करते थे, अब सारे पेपर्स में भी चेंज हो गया। प्लस कंपटीशन भी बहुत बड़ा है और अवेयरनेस बहुत बड़ा है। हालांकि है, ऑल्दो उस समय जब हम लोग कर रहे थे 514 सीट्स थी और लाखों में, मतलब ऑलमोस्ट 4.25 लाख लोग मेंस में क्लियर हुए थे और सीट्स 514 थी जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है, कंपटीशन तब भी रहा, लेकिन आज चूँकि अवेयरनेस बढ़ी है, रीच बढ़ा है, जो गांव के लोग हैं उनका रीच बढ़ गया है और अब चूँकि फैसिलिटीज़ भी बढ़ी हैं, तो उसमें ये देखा जाएगा कि चूँकि कंपटीशन बढ़ा है इसलिए आप कह सकते हैं कि सिनेरियो चेंज हुआ है। बिल्कुल, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे 10th क्लास से ही अवेयर हो जाते हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। एग्जैक्टली। और वो बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी, अगर पेरेंट्स बहुत सिंसियर हैं अपने बच्चे के लिए, तो जैसे लाइक मैं भी हूँ तो मुझे भी लगता है, अब चूँकि मैं खुद भी सिविल सर्विसेज में हूँ तो मुझे एक
चीज़ लगती है कि हाँ, बच्चों का जो एक करियर बिल्डिंग, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हालांकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकेडमिक्स पे ज़्यादा है, करियर पे कम है। ये हम भी देखेंगे कि हाँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इनफैक्ट परसेंटेज ओरिएंटेड भी हो गया है। लेकिन हाँ, फिर भी एक सिविल सर्विसेज का जो चीज़ है, जो उसका उसके प्रति लोगों की सोच है, वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल मैम, एक जाबाज पुलिस अधिकारी हैं आप। एक फील्ड में जो व्यक्तित्व रहता है वो काफ़ी अलग रहता होगा, आपको स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता होगा। लेकिन अगर हम निजी जीवन की बात करें तो मैम कैसा है आपका व्यक्तित्व, क्या पसंद है आपको, क्या करना पसंद है? अगर मैं देखा जाए तो अगर मैं फील्ड की बात करूं या इधर मेरे पर्सनल जीवन की बात करूं तो मुझे एक चीज़ तो लगती है कि हाँ, एक आप परफेक्शन की और एकदम एग्जैक्ट परफेक्शन की और नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उसको छूने का प्रयास रहता है कि आपकी चीज़ें सिस्टमेटिक होनी चाहिए। निजी ज़िंदगी में भी मेरे बहुत सारे कुछ शौक़ हैं कि जैसे मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, एंड सबसे बड़ी मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। मैं बहुत सारा टाइम अपने चेस खेलने में निकालती हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम निकालती हूँ। प्लस बच्चों को भी मैं उस डायरेक्शन में लेकर जाती हूँ कि वो एक समय का जो वैल्यू होता है, जो टाइम का वैल्यू होता है, वो इस चीज़ को समझें। अपने निजी जीवन में भी मैंने टाइम को बहुत वैल्यू दिया है। मुझे लगता है कि अगर आप टाइम को वैल्यू देते हैं तो शायद टाइम भी आपको बहुत वैल्यू देता है। तो ये मेरी कुछ पसंद है, और कभी कभी खाली बैठ के अपने बारे में सोचती हूँ और चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। बिल्कुल श्रद्धा जी, और पुलिस अधिकारी होने के नाते आपने महिलाओं के जीवन को बहुत करीब से देखा है, उनकी समस्याओं को जाना है, और एक आप बहुत अच्छी लेखिका भी हैं। अधिकारी होने के साथ साथ आपकी एक पुस्तक भी आई हुई है, अपराजिता। मैम कैसे प्रेरणा मिली, और आपका कौन कौन सी ऐसी कहानी, उसका समूह है उस पुस्तक में मैम? मुझे जैसे मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट ही है, मैं लिखती हूँ बहुत। और जब मैं यहाँ पर भोपाल में पदस्थ थी, मैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन पहले हुआ करता था, जो अब वुमेन सेफ्टी हो गया, तो मैं उसमें जोनल एडिशनल एसपी के रूप में कार्यरत थी। मेरा प्रमोशन ही उस पर हुआ था। तो जब मैं गई तो मेरे पास बहुत सारी कंप्लेनेंट्स आई थी। उस दौरान मैंने बहुत बारीकी से, या कहूँ कि बहुत क्लोजली मैंने जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो लेडी कोई भी फरियादी आती थी, तो उनको देखा, और उनकी बहुत सारी तो ऐसी कंप्लेंट्स होती थी जिसका हल आपके पास नहीं रहता था, क्योंकि उनको एक काउंसलिंग चाहिए रहती थी, या क्या लीगल पॉइंट से चाहिए रहता था, वो आप क्लियर नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ना रिपोर्ट करने के लिए तैयार रहती थी। उनके साथ जो भी हुआ है तो ना वो रिपोर्ट करने के लिए तैयार रहती थी, ना वो कुछ और आगे बढ़ने के लिए तैयार। आप कितना भी उनसे, पर उनको एक चीज़ चाहिए थी कि कोई उनकी बात सुन ले। हमेशा कोई भी आता है तो ये कम रहता है, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी रहता है कि कोई उनकी बात सुन ले कि वो किस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। तो वही चीज़ें आई थी जो जब मैं ये इस विंग में काम कर रही थी, भोपाल जोन में काम कर रही थी, तब मेरा हुआ कि लिखने का चूँकि था ही, तो मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि वो परेशानियां मैंने देखी। और ये जो कहानियों का समूह, इसमें लीड एक लेडी ही करती है, अपराजिता, जो खुद भी परेशान है कहीं ना कहीं अपने आसपास के जीवन से, निजी जीवन से। वो भी वर्किंग है। जो मेन जो इसमें लीड रोल है अपराजिता का, वो एक लेडी ही है। और वो जब आगे बढ़ती है तो चाहे उसकी फ्रेंड को देख लें, चाहे उसके वर्किंग प्लेस पे जो मेल हैं, जो मेल कोलीग्स हैं, उनको देख लें, या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स को देख लें, वो सारे जो लेडीज़ हैं और जो मेल हैं, तो उन पूरों का जो जीवन चलता है, जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, उसको लेते हुए फिर अपराजिता का जो लास्ट डिसीज़न आता है, जो वो लास्ट में उसका रहता है, तो वो सब चीज़ों को मैंने इसमें अपनी बुक में स्थान दिया है कहीं। बिल्कुल। मैम कुछ कविता की अगर पंक्तियाँ हम गुनगुना दें तो? मेरी खैर बुक का ये है कि मत रोक मुझे, मत टोक मुझे, मत रोक मुझे, मत टोक मुझे, मत सीमाओं में खोज मुझे, अपनी रीति रिवाजों से अंदर तक मत पहुँच मुझे, मत पूछ मुझे कहाँ जाना है, मत पूछ मुझे कहाँ जाना है, मैं दिल की सुनती बहती हूँ, मत बांध मुझे किसी सांचे में, मैं खुद में भी नहीं रहती हूँ। मैं टुकड़ा नहीं हूँ पत्थर का, मैं टुकड़ा नहीं हूँ पत्थर का, जो मूरत में ढल जाऊँगी, मैं टुकड़ा नहीं हूँ पत्थर का, जो मूरत में ढल जाऊँगी, तू चोट करेगा मुझ पर और जैसा चाहेगा बन जाऊँगी। हाँ, सहन शक्ति है मुझ में, सहन शक्ति है मुझ में, पर अनीति नहीं सहती हूँ, मत बांध मुझे किसी सांचे में, मैं खुद में भी नहीं रहती हूँ। वाह मैम, बहुत सुंदर कविताएं हैं, और जो भी महिलाएं ये सुनेंगी सच में उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। और मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए ये कविता सुनने के बाद। मुझे बस एक चीज़ रहती है जो मैंने खुद में भी महसूस की है, और मैं हर
वो महिला हो या पुरुष, मुझे ये लगता है कि आपका जो अस्तित्व है वो आपसे ही है, समाज से नहीं। आप हैं तो समाज। बिल्कुल। और श्रद्धा जी, एक चीज़ भी मैं महिलाओं में देखती हूँ कि जब तक महिलाएं खुद की वैल्यू नहीं करेंगी तो दूसरों से हम कैसे उम्मीद करें कि वो भी हमारी वैल्यू करें। बिल्कुल, पहले खुद को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, खुद के बहुत ज़रूरी अस्तित्व को पहचानना ज़रूरी जी, है। बिल्कुल। श्रद्धा जी, अगला मेरा जो सवाल है आपकी फील्ड से रिलेटेड है। जब आप फील्ड पोस्ट पर रहती होंगी, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता होगा, जैसे डकैती के केस जो आपने सॉल्व किया, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप हमसे शेयर हाँ, करना मेरा चाहें जब तो? मैं सीएसपी गुना एसडीओपी के पद पे वहाँ पर पदस्थ थी, तो वहाँ पर मैंने जॉइन ही किया था नया-नया, और वहाँ पर डकैती हो गई थी। और वो डकैती तो मैं इसलिए मुझे बहुत याद है क्योंकि मुझे ठंड, मतलब उन दौरान मुझे ठंड से बहुत डर लगता था। और वो जो डकैती हुई थी मिडनाइट में हुई थी, दिसंबर का महीना, 15 दिसंबर के आसपास। तो आप सोच सकते हैं इतना चिल था गुना में, चूँकि ग्वालियर के बहुत पास रहता है, तो गुना और वहाँ का तो बहुत लो टेम्परेचर पे, तो सडनली मेरे पास कंट्रोल से फ़ोन आया। तो उसके पहले ही आप पूरा राउंड वाउंड आपकी गश्त रहती है, और छोटे ज़िलों में सीएसपी एसडीओपीज़ की गश्त लगा करती हैं, तो उसके शायद 1-2 दिन पहले ही मेरी गश्त थी। तो कंट्रोल का पॉइंट आया, तो मैं थोड़ा सा नींद में ही थी कि यार नींद आ रही सॉर्ट ऑफ। और फिर अचानक से एडिशनल एसपी सर का कॉल आया, और मैं फिर समझ गई कि कुछ ना कुछ बवाल हुआ है। मैंने वर्दी पहनी अपनी तुरंत, और फिर सर ने बोला कहाँ श्रद्धा? मैंने बोला सर मैं तो निकल गई, अब मुझे नहीं पता था क्या हुआ एग्जैक्टली। बट फिर मुझे कंट्रोल को मैंने कॉल किया, और फिर मुझे पता चला कि डकैती हो गई। मिडनाइट 2:30 बजे कॉल आया है मुझे, फिर मैं निकली, तो कुछ में सफलता मिली। और पहले इन्वेस्टिगेशन थाना प्रभारी के पास थी, लेकिन पूरा डेलीगेशन फिर सीएम सर के पास गया, और फिर ये बात आई कि मैडम करेंगी इन्वेस्टिगेशन। तो देन इन्वेस्टिगेशंस मुझे दे दी गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलरली कि नहीं, मैडम विल बी द आई ऑफ दैट केस। तो फिर मेरे पास आई वो, फिर मेरा और ज़्यादा हो गया था कि अब मुझे कैसे भी इस डकैती को, मतलब न केवल अपराधियों को पकड़ना है, लेकिन मुझे माल भी बरामद करना पूरा है। सॉल्व उस केस को हाँ, करना पूरा था। माल भी बरामद करना है। तो फिर हम लोगों ने उसका करा। यानी कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण हाँ, आपका वो ये। एक वो मतलब था ही, वैसे भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो रहते हैं उसमें प्रेशर फिर आपके ऊपर आता ही है, क्योंकि आपको न केवल ट्रेस करना पड़ता है, आपको माल बरामदगी, जिसके लिए तो फरियादी पक्ष बहुत ज़्यादा रहता है कि हमारा जो माल गया है वो आना है। मैम, एक बच्चों के मर्डर से जुड़ा हुआ भी जो इंसिडेंट था गुना में। हाँ, जब नहीं, वो गुना बच्चों का जो पर्टिकुलर है वो बैतूल, व्हेन मैं एडिशनल एसपी बैतूल थी, जब मैं एडिशनल एसपी बैतूल के पद पे कार्यरत थी, तब ये ज़रूर आया था कि 2 बच्चों का स्ट्रैंगुलेट करके फिर उनको झरने के उसमें डाला गया था। फिर हम लोग, मैं और एसपी सर वगैरह, हम लोग स्पॉट पे गए, धरना प्रदर्शन, उसके बाद बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, उनकी डेड बॉडी रखी गई, बहुत समझाइश दिया गया, लेकिन हाँ फिर फाइनली उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया, उसको पूरा सॉल्व करा कि कौन है इसके पीछे। फिर देखा गया, उसको पकड़ा गया, एंड बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसमें उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए, उसका सुपरविज़न नोट बनाया। और चूँकि बच्चों का मामला था तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव था, उसको चिन्हित प्रकरण में चिन्हित किया गया, और ये था कि हाँ उसमें 10 कॉज कन्विक्शन होना है। लकीली उसमें आजीवन कारावास का मतलब ये बहुत अच्छा हुआ है कि उसमें आजीवन कारावास का, हालांकि इसमें बहुत जो डिफेंस का पार्ट था वो भी बहुत मजबूत उन लोगों ने लॉयर किया हुआ था, सामने बहुत सारा प्रॉब्लम आया, लेकिन इसमें आजीवन कारावास का कन्विक्शन हुआ, तो एक अच्छी यानी बात कि है। जो केस आपके हाथ में थे आपने पूरा सॉल्व करके ही उनको बिल्कुल प्रयास तो यही रहा कि जो केस आए, क्योंकि बहुत आप कोई भी देख लें, एक जो पुलिस है वो एक ऐसी एजेंसी है कि अगर मान लीजिए कोई कुछ, किसी का कुत्ता भी किसी को काट लेगा ना, मुझे ऐसा लगता है, तो एक्सपेक्टेशंस रहता है ना पुलिस, मतलब पुलिस को आप चाहे कितनी भी कहीं से भी कोई भी कितना भी बुरा भला कह दे, लेकिन हाँ, मतलब आप जाएंगे पुलिस के पास ही, तो पुलिस को जब आप इतना मानते हैं तो पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ जो फरियादी पक्ष है उसको, जो भी पीड़ित है, फरियादी है, उसको जितना पॉसिबल हो, जितना बेस्ट पॉसिबल हो, उसको हम राहत दे सकें। बिल्कुल। जब आप फील्ड वर्क में थी तो कोरोना का भी भयावह समय आपने देखा है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण वो समय रहा था, वो हम सब ने देखा है। मैम, किस तरीके से आपने सारी चीज़ें फेस की वहाँ? कोरोना का तो वाकई बहुत दुखद समय रहा है, वो तो मुझे आज भी याद आता है तो बिल्कुल मन बिल्कुल ख़राब सा होता है, क्योंकि उस दौरान हमने हमारे बहुत साथी लोग खोए हैं।
कोरोना जब मेरा यहाँ पे एडिशनल एसपी, जब मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी महिला क्राइम देख रही थी यहाँ पे, उसके तत्पश्चात मेरा बैतूल एडिशनल एसपी पे ट्रांसफ़र हुआ। मैं फरवरी में गई थी और मार्च अप्रैल से कोरोना का वो शुरू हो गया था। तो ऑलमोस्ट मतलब जाने के बाद ही तुरंत कोरोना आ गया। तो पहले तो शुरुआती दौर में हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब कैसे अचानक से इतना कोरोना का एकदम महामारी के रूप में आ जाना। तो फिर आया कि 21 दिन का लॉकडाउन, सबसे पहले आपको याद होगा तो 21 दिन वाला जो लॉकडाउन आया था, तो उसमें हमारे ऊपर था कि लॉकडाउन कितने अच्छे से हम लोग करवा पाते हैं। अब अगर आप बैतूल की अगर जोग्राफिकल कंडीशन आप देखेंगे तो बैतूल सभी दूर से, मतलब बाउंड्रीज से दूसरे जो महाराष्ट्र के जो दूसरे गांव हैं, जैसे अमरावती हुआ, कुछ हुआ, तो उससे पूरा घिरा हुआ है। मतलब बैतूल के सभी तरफ चारों कॉर्नर पे देखें तो मतलब दूसरे जो स्टेट है उसकी बाउंड्री लग रही है। तो आपके सामने एक है कि वहाँ पर आपको पूरा बैरिकेटिंग करवाना है, क्योंकि वहाँ से आपने महाराष्ट्र, बॉम्बे, आपको पता होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा कोरोना अफेक्टेड एरियाज से लोग आ रहे थे। तो एक तो ये है कि हमारी चूँकि बाउंड्रीज दूसरी स्टेट से हमारी जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत था, क्योंकि अगर वो एंटर करता तो ऑब्वियस सी बात थी कि फिर इन्फेक्शन होना तय था। कैसा समय था कि सबसे पहले खुद का भी बचाव उतना ही ज़रूरी है और फिर उसके बाद अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना तो भी। उस समय तो चूँकि शुरुआती था, तो शुरुआत में तो क्या हो रहा था ना कि हाँ कर लें, लेकिन जैसे जैसे केसेस आने लगे, जैसे जैसे इसका प्रॉब्लम बढ़ने लगा कि हाँ डेथ भी हो जा रही, तो एक थोड़ा सा डर भी होने लगा कि डर। और उस टाइम पे मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, और हालांकि यही सिचुएशन ऑलमोस्ट सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, और जितने भी फील्ड वर्कर्स थे, सफाई कर्मी थे, सभी के साथ ही हो रही थी। तो वो एक ऐसा दौर था जब हमको बहुत पोलाइटली, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि वहाँ से अपोज भी बहुत हो रहा था। जो लोग आ रहे थे दूसरे स्टेट से आ रहे थे, जिनको घर जाना था, वो भी किसी किसी चीज़ में आ रहे थे। तो क्या ना, पब्लिक का भी एक थोड़ा सा हो रहा था कि हमको जाने नहीं दे रहे, हमको जाना है। तो वो टाइम ये था कि बहुत उनको बहुत पोलाइटली डील भी करना है, बट स्ट्रिक्टली लॉकडाउन फॉलो करवाना है। मतलब है कि आप रूड नहीं हो सकते पब्लिक से, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट तो रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी सिचुएशन आई। अगर ज़िले में ही देखा जाए तो वहाँ पे बाज़ार का एरिया है सब जगह, तो बहुत है कि कभी दुकानें खुल रही है, कभी दुकानें बंद करवा रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, ठेले जो लग रहे हैं, सब फल सब्जियों के ठेले, मतलब पूरा ही लॉकडाउन जो वो था कि हमको लॉकडाउन इंश्योर करवाना है, वो तो हम समझाते थे कि भाई लॉकडाउन इसलिए नहीं हो रहा है कि पुलिस जा रही, लॉकडाउन इसलिए हो रहा है कि आप बचे रहें। वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी था कि ये कन्वे हम प्रॉपरली करें कि नहीं, वो आप बचे रहे इसलिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और उस सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनको कन्वेंस करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। मुश्किल श्रद्धा जी, कई बार हम ये देखते हैं कि पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, कई केसेस ऐसे होते हैं। कैसे डील किया जाता है, और जब आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की होगी तो कैसे आपने उसका सामना किया? मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने चीज़ों पे फर्म है ना, और आप अगर नहीं होता कि आप आज यहाँ हैं कल कहाँ रहेंगे, आपको तो एज अ पुलिस ऑफिसर काम करना है। और अगर मैं स्टेट की पुलिस ऑफिसर हूँ तो हूँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई अनवांटेड चीज़ें आपके उसमें आती है कि आपको करना है। जो टू द पॉइंट और जो प्रॉपर आपको जो डायरेक्शंस मिलते हैं, जो आपके सीनियर्स जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, एक सुपरविज़न ऑफिसर के रूप में आपको जो लग रहा है, जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, उस पर ही आपको एज़ पर द रूल आपको जाना है। कहा भी जाता है ना कि पुलिस अधिकारी का जो बैग होता है हमेशा पैक होता है। तो बिल्कुल, तो इसलिए आप, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें झेलनी पड़ती। जब मैम, बहुत से केस आपने अपने इस जो कार्यकाल है उसमें सुलझाएंगे, काफ़ी कठिन रहे होंगे। मैम, सबसे ज़्यादा जो आपको लगा होगा बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक महिला होने के नाते हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, ख़ास तौर पर अगर वो महिला अपराध हो। ऐसे कोई केस आपके सामने? मैं महिलाओं के भी बहुत सारे केसेस आए हैं, लेकिन जैसे जो आपने बोला है कि बहुत सेंसिटिव रहे हैं, तो एक महिला ने सुसाइड कर लिया था। मतलब उसने सुसाइड करा था, वो फांसी लगा के सुसाइड किया था। अब अपने पीछे वो 3 बच्चे छोड़ के गई थी। वो जब 3 बच्चे छोड़ के गई, तो जैसे कि आम रूप से आ रहा था, चूँकि वो नवविवाहिता था मर्द, और वो यूजुअली गजेटेड ऑफिसर को करना होता है, चूँकि लेडी ऑफिसर मेरे ही क्षेत्र का था तो मुझे करना था।
उसमें मैंने देखा कि वो जब 3 बच्चे जब हो गया कि ये क्यों हुआ है, तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है। ठीक है, जो भी परिस्थितियाँ रही है, लेकिन उनके उसमें सबके नाम थे, उसकी सास के, ससुर का, उसके हस्बैंड का, सबका नाम था। मैं बस सो शॉक्ड कि कैसे अगर माँ जिंदा होती तो क्या बच्चों को ऐसी स्थिति में देखती। तो वो मेरे लिए बहुत, मतलब बोलते ना कि आप ऐसे टाइम पे फंसे होते हो कि जब आप क्या करोगे, आपके सामने समाज का ये रूप भी आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो पहले भी आई, लेकिन ये चीज़ें हैं कि खास चुनौती ऐसी जगह होती है जब आपको अपने मन को संभालने के बाद आपको काम करना होता है कि हाँ इसमें, क्योंकि अगर आप उस पे देखे जाएंगे, लीगल प्रोसीजर पे देखा जाएगा, तो आपको तो ऑब्वियस गिरफ्तार करके भेजना ही है। यू आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन। अगर आपके पास स्टेटमेंट है, अगर आपके पास सबूत है, सब है कि ऐसा हुआ है, नवविवाहिता मर्जी। लेकिन एक दूसरा पहलू देखा जाए तो थोड़ा सा अंदर से लगता है कि हाँ ये भी चीज़ है, कि ये भी चीज़ें। फिर हम लोगों ने NGO में बात किया, सब किया। कुछ दिन बाद वो लोग भी हुए, और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो फिर हुआ ही उनके साथ। लेकिन ये आपका जो कंटेम्परेरी जो सिचुएशन आता है वो ये आता है। एक और केस आया था जब 3 फ्रेंड्स थे और मर्डर हुआ था, कि मतलब किसी का मर्डर किया था, और उसकी मैं तब CSP गुना हुआ करती थी, और उसको अलग अलग जगह पे मतलब जलाया गया था कि आपको एक जगह पे कुछ ना मिले, कहीं उसकी खोपड़ी है, कहीं उसका हाथ है, कहीं उसका क्या है। और यू वोंट बिलीव कि उसमें एक एक्यूज नाबालिग बच्चा था और टॉपर, 10th का टॉपर। तो मतलब जब वो आया, और वो भी हमारे साथ में ये हो ही रहा था कि हाँ ये यहाँ गया, वो सब बता रहा था। तब हमको बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि इतना अच्छा इनोसेंट बच्चा कैसे। लेकिन जब पता चला, और जब हमने प्रॉपर्ली, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ शक आ ही रहा था, तो जब ये पता चला तो, और उसको आया था, वो डिस्टिंक्शन आया था संस्कृत में। उसके 100 में से शायद 98-99 मार्क्स थे संस्कृत में, और 10th का रिज़ल्ट था। तो वो मुझे काफ़ी लगा कि 9th या 10th का, तो जो भी, मैं कंफ्यूज है। लेकिन मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग हुआ। उसके पेरेंट्स भी, मतलब वो है कि आप सोच नहीं सकते कि संगत में कोई ऐसा भी कर सकता है, मतलब इस तरह की चीज़ें भी करेगी कि क्लास का टॉपर है और वो ऐसे क्राइम में फंस चुका। मैम, आप पुलिस अधिकारियों को भी ट्रेनिंग देती हैं, क्या प्रोसेस रहता है मैम? मेरा जब मैं कोर्स डायरेक्टर के रूप में और एडिशनल SP और असिस्टेंट डायरेक्टर सेमिनार के रूप में यहाँ आई, तो फिर एक ट्रेनिंग में, अभी तक तो मैंने फील्ड वर्क किया था अलग अलग चीज़ें, लेकिन ये जब मैं ट्रेनिंग में आई तो जब मैंने देखा कि हाँ, हम जब फील्ड में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो उसके लिए ट्रेनिंग का अच्छा स्तर होना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि मैं फील्ड से आई थी तो मुझे बहुत सारा एक अनुभव था कि हाँ, मैंने फील्ड में क्या क्या चीज़ देखी और क्या मुझे कन्वे करना है। तो जो कोर्सेज, हालांकि पहले भी जो मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी जहाँ पे मैं वर्किंग हूँ और जिनके अधीनस्थ में वर्किंग थी, सबसे पहले तो मैडम अनुराधा शंकर मैम, तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या, सभी प्रभावित हैं, तो मुझे वो नहीं करना है। लेकिन उनके जो सिद्धांत, उनकी जो विचारधारा थी, वाकई उनको ये था कि टू द पॉइंट आप किस प्रकार से कोर्स डिज़ाइन करते हैं प्रशिक्षण का, जो कि वैल्यूएबल रहता है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है फॉर द फील्ड ऑफिसर। उसमें ये चीज़ें रहेंगी कि आपको अनुशासन के साथ कैसे सहृदयता रखते हुए और सेंसिटिव रहते हुए आपको काम करना है। तो आपको दोनों चीज़ें हैं कि आपको अनुशासन भी करना है, अनुशासन में रहना भी सिखाना है, और साथ ही साथ में बेस्ट ऑफिसर के रूप में एक स्ट्रिक्ट टीचर की भूमिका भी बिल्कुल है। तो आपको, जैसे वहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में बता दूँ कि जो भी प्रमोशन पे अधिकारी आते हैं उनके इंडक्शन कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं। जैसे कि मेरा जो रहेगा कि इंस्पेक्टर से DSP के उस पर पदस्थ हुए हैं, प्रमोट हुए हैं, DSP से एडिशनल SP पे प्रमोट हुए हैं, तो उनमें उनके 15 डेज़ के इंडक्शन प्रोग्राम्स रहते हैं, उसमें सारे तरह के रहते हैं। अब अभी जो इंडक्शंस हुए हैं तो उसमें, हालांकि ये काफ़ी पहले से मैडम ने ही शुरू किया, तो उसमें ये है कि आपने कितने भी साल की जो नौकरी की है उसके बाद आपका एक थोड़ा सा समय अपने लिए भी आप सोचें कि आप जो फील्ड ऑफिसर कंटिन्यू करता जा रहा है तो क्या वो सही किया, गलत किया, और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपने बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा होगा कि मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में। पुलिस का तो वर्किंग स्ट्रेस वाला वर्किंग है,
तो वो चीज़ें भी हमको बताना है कि जो बाकी का जो आपका है, आप प्रमोशन पे आए हैं उसके बाद का जो टाइम है आपका, उसमें आपको कैसे वर्किंग करनी है, क्योंकि बिल्कुल, यानी प्रोफाइल एकदम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ के पुलिस अधिकारी का मानसिक बिल्कुल, स्वास्थ्य बिल्कुल। स्वस्थ होना भी आप जरूरी है। जी। एक उस पे काम करते रहते हैं, एक पोस्ट पे काम करते हैं जो कि प्रमोट होके दूसरा पोस्ट होता है। तो वो जो दूसरा पोस्ट पे आप आते हो तो उसको आप कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हो और उसके साथ वर्किंग आपका बहुत चेंज हो जाता है। जैसे आप पहले, अगर मैं इंस्पेक्टर्स की बात करूँ तो इंस्पेक्टर्स पहले खुद एग्जीक्यूटिव रहता है, मतलब खुद एग्जीक्यूट करने वाला रहता है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। लेकिन जब आप डीएसपी पे आप पोस्ट हो जाते हो तो आपको सुपरविज़न करना पड़ता है कि अगर टीआई ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है तो वो कितने अच्छे से की है, अगर वो स्पॉट पे गया है नहीं गया है, उसने क्या जो भी टू द पॉइंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो किया, तो ये उसको देखना पड़ता है। कई बार होता है कि जब आपकी जो चीज़ें हैं वो चेंज होती है तो आप चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो स्टेटस को है वो कहीं ना कहीं मेंटेन करने का प्रयास करते हो। तो आपको उसको, जो एक ट्रांजिशनल फेज़ होता है, उसको आपको एक्सेप्ट करना, चेंज को एक्सेप्ट करना और कैसे प्रॉपरली वर्किंग करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे, जब मैं ट्रेनिंग में आई तो मैंने देखा कि मुझे डिज़ाइन करना है। साथ ही साथ जैसे अभी मैंने बच्चों का आपको बताया था कि पॉक्सो और जेजे एक्ट वाली चीज़ें आ रही हैं, मतलब जो बने हैं उसमें आप कितने अच्छे से काम कर लेते हैं। बिल्कुल मैम, कार्यक्रम के आखिरी में मैं चाहूँगी कि बच्चे जो आपको देखेंगे सुनेंगे, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज तो यही अगर मैं मेरी कुछ लाइनें बताऊं तो क्योंकि ये है कि खुद पे विश्वास, आत्मविश्वास रखना, आगे बढ़ने का जज्बा होना, परेशानियों से नहीं घबराना और साथ में कुछ पाने की ललक होना। वो कहते हैं ना कि चंद कदम ही चले हैं, रास्ता और बाकी है, अभी तो पाई है थोड़ी सी ज़मीन, पूरा आसमान बाकी है। तो उसी के साथ आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, जीवन में। अप्स डाउन्स बहुत आते हैं, फेल्यूर्स भी बहुत आते हैं, लेकिन अप्स डाउन्स और फेल्यूर्स, परेशानियां शायद आपको कुछ सिखाने के लिए, ज़िंदगी में सिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ही होती हैं। तो आप अपने जीवन को, जो आपको ये जीवन मिला है, उसकी सार्थकता को प्रूव करना आपको ही है। बिल्कुल, यानी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बिल्कुल, निकल आती है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत में बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ ही स्वयं सिद्धा के इस खास एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।